मित्रों, आज फिर से एक बार प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास पर दृष्टि डालेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल पाठ्यक्रम में और हिंदुत्ववादी जो सरकार है वो अपने प्राचीन भारत के गौरव को ढूंढ के उसको पुनर्स्थापित करने की में प्रयासरत है। तो ये बिल्कुल हम सबका कर्तव्य तो नहीं कहना चाहिए, पर एक बार उसका पुनरावलोकन करना चाहिए। किसी भी सत्य तक पहुंचने के लिए उसके दोनों पहलुओं, दोनों पक्षों को सुनना समझना बहुत जरूरी होता है। वाद और विवाद, संगीत में वादी स्वर की महत्ता तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हमें विवादी स्वर का पता नहीं चले कि वो कौन से स्वर हैं जो बहुत से लोग मानते हैं कि ये विवादी मतलब कि जो राग में प्रयुक्त होते हैं, विवादी स्वर भी राग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बहुत से कलाकार जो गूढ़ जानकारी रखते हैं रागों की, वो वादी स्वर की महत्ता को और विवादी स्वर की गौणता को अच्छे से दिखा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस की होती है दोनों पक्षों की। और जो लकीर के फकीर होते हैं वो विवादी स्वर का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरे पक्ष को, राग के दूसरे पक्ष को या दूसरा स्वरूप को या दूसरी दृष्टि को से देख ही नहीं पाए। तो पाठ्यक्रम में क्या होता है कि वादी संवादी ये सब समझाए जाते हैं, लेकिन विवादी स्वर के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। तो वैसे ही इतिहास के पाठ्यक्रम में एक पक्ष की चर्चा तो होती है, पर दूसरा पक्ष, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस मतलब जिसमें कि दोनों पक्षों, क्रिटिक जो है उसकी आवाज भी सुनी जाए। ठीक है ना? और ऐसा मान लेना कि कोई व्यक्ति इतना महान हो जो कि कोई भी क्रिटिसिज्म के ऊपर हो, ये धारणा गलत है, चाहे वो भगवान कृष्ण क्यों ना हो। आपको कथा मालूम है शिशुपाल की? उसने गिन के 100 कमियां निकाली श्री कृष्ण की, उसमें से किसी का भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो 100 में से एक बात भी काट दे। आपको नारद मुनि की भी कथा याद है, मानस जी में जो है, कि जब उन्होंने विवाह करना चाहा नारद मुनि ने,
और फिर राजकन्या से, और फिर उस राजकन्या का जब स्वयंवर हुआ तो भगवान विष्णु खुद ही वानर के रूप में, भगवान विष्णु खुद ही अवतार लेकर और वो राजकन्या के स्वयंवर में आकर और उससे विवाह करके चले गए। जबकि नारद जी ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि ये कन्या का विवाह उनके संग होना चाहिए। तब नारद मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु के अवगुण गिनाने शुरू किए। उसी तरह भगवान शिव के 11 अवगुण गिनाए गए। किसने गिनाए? सनकादिक मुनि ने। जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पाने के लिए, तो भगवान शिव ने सनकादिक मुनि को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो सनकादिक मुनि पार्वती जी के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम कैसे वर की इच्छा कर रही हो, ऐसा वर जिसको दुनिया में कोई जिसको दुनिया में कोई चाहता नहीं है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उसमें 11 अवगुण हैं। भूखा, नंगा, कपाली, भस्म लपेटे हुए। इस तरह से कोई व्यक्ति जिसमें इतने बड़े अवगुण हों तो उसको कौन सी नारी उसको वरण करना चाहेगी? तो शिव भगवान के अवगुण, कृष्ण भगवान के अवगुण, विष्णु जी के अवगुण, तो ऐसा कौन सा भगवान हुआ कि जिसके बारे में ऋषि मुनियों ने, छोटे आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े व्यक्तियों ने, जिनके ऊपर लांछन न लगाया हो और जो क्रिटिसिज्म के ऊपर हो। तो सत्य तक पहुंचने की राह में दोनों तरह के विचार, पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम संस्कृति को, बहुत से लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसको कम्युनिस्ट इतिहास कह के या जेएनयू का इतिहास कह के या अंग्रेज परस्त लोगों का इतिहास कह के उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, जो मोस्टली जो ब्राह्मणवादी या हिंदुत्ववादी हैं, उनके द्वारा इतिहास का दूसरी तरह से, भारतीय दृष्टि से, भारतीय दृष्टि मतलब कि अपना गौरव को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से उसकी दोबारा समीक्षा की जा रही है। अब समीक्षा करना क्या होता है? समीक्षा भी तर्क के बिना संभव नहीं है। तर्क जब हम बोलते हैं तो उसके संग दूसरा शब्द भी जुड़ा हुआ है, तर्क और वितर्क। तर्क वितर्क के बिना समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है? तो बहुत से कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स सामने आते हैं जिसमें कि ये सब शुरू होता है आर्यन इन्वेशन थ्योरी से। आर्यन इन्वेशन थ्योरी एक है और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी एक है, कि आर्यों का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ कि आर्यों का भारत में पलायन हुआ। ठीक है? जिसको कि भारतीय मूल के हिंदू परस्त, ब्राह्मण परस्त,
जो इतिहासकार हैं या पुरातत्व अन्वेषक हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इसको जो है वो राखी गढ़ी के जो उत्खनन हैं या और भी बहुत से पुरातात्विक खुदाई चलती है सब जगह, जैसे कि राम मंदिर के लिए, मथुरा के लिए सब जगह खुदाई चल रही है आजकल। और खुदाई का उद्देश्य क्या है कि भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास का पुनर्वलोकन, समीक्षा और उस गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करना। इसके पीछे भारत की ही संस्थाएं नहीं, बहुत से एनआरआई ऑर्गेनाइजेशन बड़े जोरों शोरों से लगे हुए हैं। बहुत से ब्लॉग्स हैं, बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स हैं, बहुत सी किताबें लिखी जा रही हैं। जिनमें से मैं बहुत से को जानता भी हूँ, क्योंकि इस विषय में मेरी बहुत रुचि बहुत बचपन से ही रही है। फिर जब से मैं 2011 में कनाडा गया, उसके पहले से ही 2003 से मैं भारत से बाहर हूँ, तो भारत के बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदू परस्त, दो चार का नाम दे देता हूं, hinduwisdom.info और जयश्री नॉन रैंडम थॉट्स करके एक ब्लॉग था। फिर मल्होत्रा जी एक हैं जिन्होंने पूरा एक हिंदुत्व का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के हुए ब्रेकिंग इंडिया और क्या क्या बुक्स लिखी हैं बहुत सी, और उन्होंने तो ये सब लोग कहीं ना कहीं से संघ परिवार की हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी से प्रभावित है। इसमें सत्यता कितनी है इसकी परख आपको आसानी से हो जाएगी जब आप किसी भी एक टॉपिक पे ज्यादा नहीं, 1 या 2 दिन आप खाली रिसर्च कर लो। ठीक है ना, रिसर्च करना जिसको भी मालूम है कैसे करते हैं रिसर्च किसी भी टॉपिक पे, आजकल इंटरनेट पे बहुत सी इंफॉर्मेशन, बुक्स, ब्लॉग्स, सब कुछ उपलब्ध है। उसमें से आपको दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों ढूंढ के दोनों तरह के आर्टिकल पढ़ने चाहिए, और खुद किसी भी विषय पे जब आप समीक्षा करेंगे, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के, जैसे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, ठीक है, या वैदिक युग, ना हमें मालूम है कि कोई वैदिक युग करके होता था जिसको कि 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी या 600 बीसी तक 1000 साल का। इस वैदिक युग का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है क्या? ऐतिहासिक प्रमाण किसको कहते हैं? आर्कियोलॉजी को नहीं कहते, राइटिंग्स को कहते हैं। इतिहास जो लिखा हुआ होता है उसी को इतिहास कहते हैं। जो जिस समय घटना हो रही हो उसी समय का हो तब उसको इतिहास कहते हैं। तो ऐसा कोई भी वैदिक कालीन साहित्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास की बात तो छोड़िए, कोई राइटिंग ही उपलब्ध नहीं है मौर्य काल के पहले की। मतलब
300 बीसी के पहले का भारत में कोई भी एक भी रत्ती भर भी, एक अक्षर भी रिटन साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो जो भी साहित्य लिखा गया वो सबसे पुराना जो साहित्य उपलब्ध है वो सम्राट अशोक के रॉक एडिक्ट्स हैं, जो कि पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों स्तंभों के ऊपर लिखे गए। कब लिखे गए? 300 बीसी। उसके बाद तो ये ब्राह्मी लिपि का ओरिजिन क्या है, इसके ऊपर भी अगर आप रिसर्च कर सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि कहां से आ गई, ठीक है। लेकिन जब हम सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं तो कोई भी सभ्यता बिना भाषा लिपि के कैसे फ्लरिश हो सकती है? दो चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम सभ्यता की बात करें तो। न्याय कानून व्यवस्था होनी चाहिए कोई भी सभ्यता में, उसके लिए कोई कानून की किताब होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं संहिता। तो कौन सी मनु संहिता या कौन सी संहिता 300 बीसी के पहले की उपलब्ध है? 300 बीसी पहले की तो कोई भाषा ही नहीं है उपलब्ध, मतलब लिपि जीरो, रत्ती भर भी साहित्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो भारत का इतिहास कब से शुरू हुआ या भारतीय सभ्यता कब से शुरू हुई? भाई अगर आप लिपि को, भाषा को, संहिता को सभ्यता और संस्कृति का आधार मानते हैं तो 300 बीसी के पहले तो कोई सभ्यता संस्कृति नहीं थी भारत में। अगर थी तो उसके कुछ प्रमाण होने चाहिए, नहीं है। तो यहां से ही ये बात खारिज हो जाती है कि भारत का कोई प्राचीन सभ्यता संस्कृति या इतिहास रहा हो जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण ही उपलब्ध ना हो, ठीक है। समकालीन बाद में लिखा गया, उसकी कोई वो वैधानिकता नहीं है। समकालीन 300 बीसी के पहले 500 बीसी, 600 बीसी, 1000 बीसी का एक रत्ती भर भी लिखित प्रमाण नहीं है। इसका मतलब भारतीय संस्कृति सभ्यता कितनी पुरानी है? तो 2300 साल पुरानी है। इवन बुद्धकालीन 600 बीसी, 500 बीसी का भी कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उस काल का लिखित। समकालीन या जो भी उपलब्ध है वो भारत में उपलब्ध नहीं है, दूसरी भाषा में हो सकता है। दूसरी भाषा मतलब जो भारत की भाषा ना हो, दूसरी भाषाएं हो। दूसरी भाषा मतलब आपको मालूम, उसकी चर्चा हो चुकी है कि सबसे पुरानी लिपि अरमाइक 1600 बीसी में बेबीलोन में है ना, वहां पर वो पुरानी सबसे ज्यादा लिपि है। लिपि मतलब जिसमें लिपि तो और भी पुरानी है, 3000 बीसी की भी लिपि है, लेकिन अल्फाबेट जिसकी वर्णमाला हो, तो वर्णमाला वाली पर इवॉल्व्ड स्क्रिप्ट जिसमें कि 40, 50
वर्णमाला के अक्षर हों, तो वैसी पहला वर्णमाला जो थी और पहला अक्षर जो था वो बी था, बी, बाल, जो कि 1600 बीसी में डिस्कवर हुआ। उसके बाद अरामाइक लैंग्वेज बनी। ठीक है, तो जितनी भी भाषाएं या लिपि मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ठीक है ना, इन सब लिपि किससे पैदा हुई? ये सारी की सारी अरामाइक से पैदा हुई। और इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं है। सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? वर्णमाला अक्षरों वाली, कॉनिफेरस नहीं, वो सिंबल वाली नहीं। सिंबल वाली तो बहुत मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता की है, मेसोपोटामिया की है, चाइना की है। तो सिंबल वाली स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वर्णमाला की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट जिसकी की वर्णमाला हो, वो सबसे पुरानी कौन सी है? वो है अरामाइक। तो बाकी जितनी भी लिपियां या वर्णमाला जो पैदा हुई, उन सब की ओरिजिन कौन सा था? अरामाइक। इसके ऊपर रिसर्च करिए। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अरामाइक लिटरेचर, जो सभ्यता का विकास हुआ, वो किधर से किधर हुआ? ईस्ट से वेस्ट हुआ कि वेस्ट से ईस्ट हुआ? तो बिल्कुल क्लियर है, वो आपका लेवेंट रीजन, जो आज इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, ये एरिया जो है, उधर से पैदा होके यहूदी एरिया, पैलेस्टीन एरिया, जॉर्डन, सीरिया, वहां से भाषा का विस्तार हुआ। भाषा का मतलब यहां हम लिपि से ले रहे हैं, लिपि का वैसी भाषा जो कि खाली बोली ना जाए, जिसकी कि लिखी भी जा सके। अब लोग बोलते हैं, अब इसके पीछे इसको ये प्रमाण है, इसको तो कोई नकार नहीं पाया आज तक कि अरामाइक सबसे पुरानी लिपि है वर्णमाला वाली, और 300 बीसी के पहले भारतीय कोई भी लिपि वर्णमाला अक्षरों वाली का आता पता नहीं है। तो बोला गया कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। अब इसको स्टैब्लिश करने के लिए तरह तरह के तर्क दिए जाने लगे। अब संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है, वो कौन लोग बोलते थे? तो वो आर्य लोग बोलते थे। तो वो आर्य लोग कहां से आए? तो ये सारी चीजें क्लियर है, इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। ईलावर्त, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त। ईलावर्त जो था वो नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश माउंटेन, तुर्कमेनिस्तान से लेकर जितने तान हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, समरकंद, और उसके ऊपर आपका कजाकिस्तान। तो जितने तान एरिया हैं, ये पूरा का पूरा जो कि कैस्पियन सी तक फैला हुआ था, खज्जार माउंटेन रेंज, जहां पे अर्मेनिया है ना, अजरबैजान, अर्मेनिया, वो खज्जार माउंटेन के साउथ में है। उसके ऊपर तक जो सेंट्रल एशियन स्टेप्स बोले जाते हैं, मैदानी इलाका। किसका मैदानी इलाका? इधर एरल सी है, इधर कैस्पियन सी है। एरल सी, कैस्पियन सी, उधर ब्लैक सी।
तो इन दोनों के बीच, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच खजार माउंटेन्स, उसके ऊपर पूरा सेंट्रल एशिया जो कि बेल्जियम तक पूरा जाता है। तो ये पूरा सेंट्रल एशियन स्टेप्स, ठीक है, ये क्या था, पर्टिकुलरली जो इलावर्त है वो जितने तान एरिया हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अल्ताई माउंटेन है, अल्ताई माउंटेन से लेकर हिमालय के ऊपर है पामीर माउंटेन्स, पामीर जिसे सुमेरु पर्वत बोलते थे, जहां से ऑक्सस रिवर निकलती है जो कि तजाकिस्तान होती हुई, तुर्कमेनिस्तान होती हुई अरल सी में जाती है। वहां पर ऑक्सस रिवर के मुहाने पर, बॉर्डर के तट पर दो बड़ी सिटी थी, बैक्ट्रिया, मर्जियाना। तो बैक्ट्रिया मर्जियाना वॉज द ओरिजिनल अबोर्ड ऑफ आर्यंस। राजा ययाति का वर्णन जो आता है, उनके पुत्र जो है वो सब तरफ फैले, 5 पुत्र। उसमें से जो पुरु थे, जिन्होंने अपनी जवानी जाति को दे दी थी, उनको जो है इंडिया वाला रीजन उपहार में मिला, जहां से पुरु वंश की प्रारंभ हुआ। ठीक, तो वो इलावर्त जो कि हिंदू कुश माउंटेन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहां से चालू होता है, हिंदू कुश माउंटेन के नीचे से, हिमालय की नीचे, एक तरफ हिंदू कुश माउंटेन, दूसरी तरफ हिमालय, तीसरी तरफ इंडियन ओशन। इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप जो चारों तरफ से घिरा हो समुद्र से, उसको बोलते हैं द्वीप, आइलैंड। जो 3 तरफ से घिरा हो इलाका, उसको बोलते हैं उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक तरफ से हिंदू कुश माउंटेन, दूसरी तरफ से हिमालय, तीसरी तरफ से इंडियन ओशन। तो ये आर्य लोग जो कि उत्तर कुरु में, उत्तर कुरु मतलब हिंदू कुश माउंटेन के ऊपर रहते थे, जो वो उत्तर कुरु इलाके से अल्ताई माउंटेन, पामीर माउंटेन, ऑक्सस रिवर, वोल्गा रिवर, ये सब इलाके से नीचे आए। कब आए? 1800 BC, 1500 BC, 1200 BC। So by the end of ब्रॉन्ज एज भारत में नहीं आई, ब्रॉन्ज एज बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट, यूरोप, इजिप्ट। भारत की तो सभ्यता ही चालू नहीं हुई, तो कोई एज का सवाल ही नहीं है अभी। ये सभ्यता भारत में कब चालू हुई? जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ। कब हुआ? तो अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक कहां पर हैं? इलावर्त एरिया में, उत्तर कुरु एरिया में, अबव हिंदू कुश माउंटेन। कब तक है वहां पर? 1800 BC। फिर करीब 1200 BC तक आते आते, जब ब्रॉन्ज एज का खात्मा हो गया, ठीक है, तो ये लोग जो है हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके हेलमंड रिवर अफगानिस्तान में, उसके बॉर्डर पे आ गए। हेलमंड रिवर जो है पामीर माउंटेन से, एक मैंने बताया ऑक्सस रिवर जो कि ऊपर अरल सी में जाती है, दूसरी निकलती है हेलमंड रिवर जिसे सरस्वती बोला जाता था। सरस्वती रिवर सिंधु घाटी वाली कोई नहीं है जो कि खत्म हो गई। देयर वाज नो सरस्वती रिवर। लोग एक
बोलते हैं कि एक रिवर थी जो कि खत्म हो गई, लुप्त हो गई। कोई रिवर रही होगी, घाघरा की है कोई ब्रांच रही होगी, तो उसको लोग जो है बताने लगे कि नहीं, ये इंडियन इतिहासकार, जबकि सरस्वती रिवर के बारे में जो ऋग्वेद में या वेदों में जो उपाख्यान है, और वो ऋग्वेद वगैरह कब लिखे गए बताया मैंने, वो सारे ऋग्वेद जो है 300 बीसी के बाद ही लिखे गए, 100 बीसी के बाद। सबसे पुराना जो लिखित प्रमाण है वेदों का वो 100 बीसी है। 100 बीसी के पहले संस्कृत भाषा का कोई अता पता नहीं है। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करके बता देना 100 बीसी के पहले की कोई संस्कृत भाषा का लिखित प्रमाण हो। और आपको मालूम है कि संस्कृत भाषा की लिपि संस्कृत नहीं होती। संस्कृत भाषा की लिपि पहले ब्राह्मणी होती थी, बाद में वो देवनागरी हुई बहुत समय बाद आके। तो लेकिन अगर ये मान लें कि वो जो बाद में वेदों का लिखित रूप में आया, उसके पहले वो मौखिक रूप में चलता था, तो मौखिक रूप में बड़े बड़े लाखों श्लोक नहीं याद हो जाते हैं। कुछ सूत्र याद कर लिए होंगे लोगों ने, जो कि मौखिक युग में लोगों को याद रहे होंगे हजारों सालों तक। भाई हजारों सालों तक कितने श्लोक आदमी याद कर सकता है, और वो वैसे के वैसे रहे बिना बिगड़े हुए। 1000 साल में तो भाषा ही बदल जाती है, आपको पता है, बोली बदल जाती है, सभ्यता बदल जाती है। 1000 साल में ऐसे की वैसी चीज पास ऑन होती जाए, ये तो संभव नहीं है, कुंद बुद्धि से भी आदमी सोच सकता है। ज्यादा मतलब कॉमन सेंस है, कुंद बुद्धि मतलब कॉमन सेंस, यहां पे मैं बता रहा हूं। तो कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हैं कि हजारों साल तक कोई लाखों श्लोक या पूरा का पूरा वेद रट के और वो वैसा का वैसा ही उतर के चला आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कथा कहानी उस समय की चलती होंगी, उसके आधार पे किसी ने हजारों सालों बाद जब वेद लिखे गए तो उसमें ये सब लिखा गया, उत्तर कुरु, वोल्गा रिवर, पामीर माउंटेन, सुमेरु पर्वत, सरस्वती रिवर जो कल कल करती हुई बहुत शोर के साथ बहती थी। तो वो हेलमंड रिवर भी पामीर माउंटेन से निकलकर और ईरान की तरफ जाती थी, जहां पर एक क्षीर सागर होता था। अब क्षीर सागर को आप अरेबियन सी ना समझ लीजिएगा, या गल्फ, पर्शियन गल्फ मत समझ लीजिए। बहुत सी नदियां, हेलमंड उनमें से एक थी, बहुत सी नदियां जो कि पामीर माउंटेन, सुमेरु पर्वत, नॉर्थ ऑफ हिमालय से होती हुई ईरान की तरफ जाती हैं। और हेलमंड रिजर्वायर या ऐसा वहां पर वो बड़ा सा सागर है। सागर किसको कहते हैं? जहां पे बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं। तो सागर मतलब ओशन नहीं होता है। एक जगह जहां पे बहुत सी नदियां आके मिले उसको सागर बोलते हैं। तो वहां पर इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये सब बातें नहीं हो रही हैं। वहां पर बात हो रही है एक रिजर्वायर बहुत बड़ा जो कि ईरान में मौजूद है, जहां पर बहुत सी नदियां पामीर माउंटेन से निकल कर आकर मिलती हैं। तो उस इलाके को बोला गया ब्रह्मावर्त। वहां से इस्लामाबाद, पेशावर, ये जितना एरिया, स्वाट वैली तक, तो वहां पर जहां पर तक्षशिलाबाद में यूनिवर्सिटी पैदा हुई, पंजाब का इलाका, तो ये पूरा इलाका अफगानिस्तान से लेकर और पंजाब तक
इस इलाके को बोला गया ब्रह्मावर्त। तो इलावर्त से आर्यों का आगमन हुआ 1800 बीसी 1200 बीसी तक। 1200 बीसी तक आते आते ब्रॉन्ज एज खत्म होने के साथ बाद में आर्यन लोग जो है ब्रह्मावर्त इलाके में उत्तरी पश्चिम भारत में, उस समय के उत्तरी पश्चिम भारत, आधुनिक अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में बस गए। उसमें से कई तरह की वैदिक ट्राइब्स थी और बहुत से इंडिजिनस ट्राइब्स थी। सारे आर्यन लोग नहीं थे, इंडिजिनस ट्राइब्स भी थी। तो उसके बाद जो है ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो कि 1200 बीसी के बाद हुआ होगा कभी। राजा सुदास एक तरफ, जिनके पुरोहित होते थे वशिष्ठ, और दशराज 10 राजाओं के फेडरेशन, जिसमें से 5 वैदिक क्षत्रिय क्लान थे और 5 नॉन वैदिक इंडिजिनस थे। ये 10 को एकत्रित किया विश्वामित्र ने, जिनका कि वशिष्ठ के मुनि के साथ पर्सनल दुश्मनी थी। तो विश्वामित्र ने 10 कबीलों को, जिसमें से 5 वैदिक 5 नॉन वैदिक, को एकत्रित करके और राजा सुदास के ऊपर, राजा सुदास मतलब कुरु वंश, पहले बता चुके, राजा यजाति के पुत्र कुरु, ठीक है, जिनको कि भारत का राज्य दिया गया। तो वो पुरु वंश जो है वही पंजाब, हरियाणा, ये पूरा इलाका, हस्तिनापुर बाद में। चंद्रवंशी राजा। अब ये चंद्र कौन? चंद्र का विवाह इल्ला के साथ हुआ, मनु की पुत्री के साथ। ये सब कहानी अलग है, ये भी उसी में है, मतलब वेद पुराणों की कहानियां हैं सब ये चंद्रवंशी। ठीक है, पर वो पुरु के पहले की कहानी है। पता नहीं कौन सी पहले है बाद है, सब मिक्स हो गई ना, सब मिक्स हो गई लोगों ने। अब ये कहानियां कैसे डेवलप हुई, कहानियां कब डेवलप हुई? सब 100 बीसी में। 100 बीसी में जब कहानियां डेवलप हुई, उस समय भारत में किन लोगों का प्रभाव था? उस समय भारत में कुषाण का प्रभाव था, उस एरिया में, ब्रह्मावर्त एरिया में। उस समय बैक्ट्रियंस का प्रभाव था। बैक्ट्रियंस कौन? ग्रीक, रोमन्स, अलेक्जेंडर, जिसने कि बैक्ट्रिया को, वही बल्क को, जो कि राजधानी हुआ करती थी आर्यों की, उसी बल्क जहां से आर्यन माइग्रेट करे थे, वहीं से बाद में यवनों का आगमन होता है, कुषाणों का आगमन होता है। वहीं से बाद में बाबर तक सारे लोग उसी एरिया से आए हैं। कहां से आए हैं? तुर्कमेनिस्तान, जहां पर बैक्ट्रिया, बल्ख जिसको जाना जाता था, ऑक्सस रिवर के बॉर्डर पे। उस ऑक्सस रिवर के बॉर्डर पे जो बल्ख या बैक्ट्रिया था, वहां से लगातार हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करते हुए भारत में लोग, बहुत से तरह के क्षत्रिय क्लान इंटर करते आए हैं। शक, हूण, मंगोल, सब उसी रास्ते से आए। आर्यन उसके पहले। तो ये जितने भी क्षत्रिय क्लान हैं, वो सब आर्यन ओरिजिन के ही हैं। मतलब चाहे आप शक की बात करें, हूण की बात करें, मंगोल की बात करें, मुगल की बात करें, मंगोल हैं, सारे के सारे उसी एरिया से आए हैं। कहां से आए हैं? बल्ख। तो ये सब जो है आर्यन ट्राइब्स हैं। चाहे आप उन्हें शक बोलो, चाहे हूण बोलो, चाहे कुषाण बोलो, चाहे यूजी बोलो,
यूजी लोग ही कुषाण माने जाते हैं, यूजी ट्राइब। चाहे आप पार्थियन बोलो, पार्थियन थोड़ा ईरान से आए हैं, वो बल्क से नहीं आए थे, पार्थियन पार्थिया रीजन से आए थे। पर पार्थियन के पहले उधर शक जो है कैस्पियन सी क्रॉस करके, खजार माउंटेन क्रॉस करके अर्मेनिया से होते हुए ईरान में घुस के और पार्थिया तक उन्होंने कब्जा कर लिया। कब? साइरस द ग्रेट 600 BC। तो जब आप विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सभ्यता का विकास, भाषा का विकास, लिपि का विकास कहाँ हुआ? पश्चिम एशिया में, और वहाँ से उत्तर पश्चिम एरिया में, और वहाँ से बहुत से ट्राइब्स, आर्यन ट्राइब्स भारत में इंटर हुए। कुछ ईरान के रास्ते बलूचिस्तान और सिंध होते हुए भी इंटर हुए, और कुछ जो है पेशावर, इस्लामाबाद और तक्षशिला और पुष्कर इधर से इंटर हुए, पुष्कर वगैरह होते हुए। ये जितने भी ट्राइब्स थे इन सबका वर्चस्व था 100 BC तक भारत में। डेमेट्रियस द वन, उसने सबसे पहले आक्रमण किया भारत पे। तो भारत मतलब अब हम भारत की बात कर रहे हैं जो आधुनिक भारत की बाउंड्री है। अब मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक्सक्लूड कर रहा हूं। तो ईलावर्त 1200 BC के पहले उत्तर पूर्व एरिया में आर्यों का एबोर्ड था। फिर वो आर्यन ट्राइब, क्षत्रिय क्लान्स हिंदू कुश माउंटेन होकर और उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, पाकिस्तान में उन्होंने अपना घर बसा लिया। फिर 100 BC तक वो भारत में प्रवेश कर गए। उसमें से दो मुख्य क्लान जो थे 100 BC में, उनमें से एक को बोला जाता है यौधेय। ये बेसिकली लुटेरे, उस समय तक लुटेरे बन के रह गए थे, क्योंकि यौधेय लोगों को कनिष्क ने और यूनानी लोगों ने, वही ग्रीक रोमन लोगों ने जो बैक्ट्रिया से आए थे, खदेड़ दिया था वहाँ से। कहाँ से खदेड़ दिया था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो सब एरिया से इन ट्राइब्स को खदेड़ दिया गया। तो ये लोग भारत में मैदानी इलाकों में, गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में आकर बस गए। यौधेय क्लान जो है उसने वो साकेत नगरी को, क्योंकि उस समय तक मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका था, वीक हो चुका था, तो साकेत नगरी में अयोध्या को उन्होंने राजधानी बनाया और साकेत का नाम बदल के अयोध्या, यौधेय क्लान जो था वहाँ से उनके नाम पर अयोध्या बाद में बढ़ पड़ गया। साकेत से अयोध्या नगरी हो गई। कब? 100 BC। और ये जो यौधेय जो क्षत्रिय थे, इन्होंने जो वंश स्थापित किया उसको कौन सा वंश बोलते हैं? उसको बोलते हैं दत्त वंश। इनके राजा की श्रेणी में दत्त लगाते थे ये लोग आगे, नाम के आगे। और दूसरा एक थे अभीर। अभीर मतलब कि बिना, जिसको डर नहीं लगता, अभीरू, वो बन गए अहीर। वो अहीर बाद में यादव या गोपाल बन गए। तो ये अहीर क्लान जो है, अभीर जो थे पहले, ये लोग भी विस्थापित होकर मथुरा के एरिया में, हरियाणा, मथुरा, ये एरिया में बस गए और मथुरा को राजधानी बना लिया। और इन लोगों ने जो वंश स्थापित किया उसको बोलते हैं मित्र वंश। तो एक हो गया दत्त वंश स्थापित यौधेय क्षत्रियों के द्वारा, जिसकी राजधानी अयोध्या हो गई। दूसरा हो गया अहीर वंश, अहीर क्षत्रियों के द्वारा स्थापित मित्र वंश, जिसकी राजधानी मथुरा हो गई। अब अयोध्या के राजा राम कब पैदा हो गए और अहीरों के कृष्ण कब पैदा हो गए? और ये राम और कृष्ण कौन है? ये राम जो हैं वो सेल्यूसिड एम्पायर जो होते थे
उसके बाद ससैनिड एम्पायर जो होते थे ईरान में, उसमें सारे राजा अपने नाम के आगे राम सिंह लगाते थे, सारे के सारे। तो ये राम जो है ये ईरानी नाम है, और वो राम जो है वो जो ईरानी जो गॉड होते थे उसके नाम पर राम, भगवान राम। कृष्ण भी ऐसे ही अबीरों के, जो कि अफगानी क्लान था, उन्होंने कृष्ण रच लिया। कृष्ण किस आधार पे रचा? तो ग्रीक माइथोलॉजी में जो कॉइन्स होते थे, मैंने बताया सभ्यता के आधार, एक तो बताया था मैंने भाषा या लिपि, और दूसरा होता है कॉइन्स। तो कोई भी सभ्यता बिना कॉइन के फल फूल ही नहीं सकती। जब आपके पास लेन देन के लिए कॉइन ना हो तो सभ्यता का विकास कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कॉइन्स का होना। तो सबसे पुराने कॉइन्स कहां पर थे? ग्रीक सभ्यता 700 बीसी। 700 बीसी में ज्यूस करके जो राजा होता था ग्रीक का, मैसेडोनिया रीजन का, ग्रीक में एक माउंटेन है, तो ग्रीक में माउंटेन के एक तरफ मैसेडोनिया कहते हैं, दूसरी तरफ दूसरा कुछ। तो मैसेडोनिया रीजन का, जहां से अलेक्जेंडर था, मैसेडोनियन किंग, तो वो ग्रीक गॉड ज्यूस, जिसको कि इंद्र बाद में बोला गया भारत में, उसी तरह उनके क्वाइन पे कृष्ण जैसे भगवान की मूर्त है, जिसपे कि एक चक्र बना हुआ है। अब ये चक्र कहां से आया? ग्रीक सभ्यता में। तो ये चक्र जो है वो बौद्ध चक्र। तो बौद्ध चक्र कब हुआ? 600 बीसी। तो ग्रीक सभ्यता के समय 600, 700, 500 बीसी भारत का और ग्रीक का संबंध रहा होगा। तो जो ग्रीक कॉइन के ऊपर जो गॉड मिलता है उसमें कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, लक्ष्मी, इंद्र, तो ये जितने के जितने गॉड हैं, ये जो इंडियन नेम बताए गए, ये सारे के सारे ग्रीक गॉड हैं। तो ग्रीक गॉड के आधार पर उनका नाम परिवर्तित करके भारत के सारे इंद्र से लेकर कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, लक्ष्मी, ये सब के सब ग्रीक गॉड हैं, और कुछ ईरानी है जैसा मैंने बताया। तो ईरान, तो मैंने कहने का बिल्कुल मेरा मतलब मेरे शोध के हिसाब से, और आप लोग किसी भी एक टॉपिक पे शोध कर सकते हैं। बहुत से टॉपिक मैंने टच किए कि सभ्यता का विकास कहां पर हुआ, सबसे पुराने कॉइन्स कहां पर थे, सबसे पुरानी लिपि कहां पैदा हुई, और उसका कैसे स्थानांतरण होके, माइग्रेशन होके, लोगों के द्वारा आर्यन माइग्रेशन होकर और इन्वेजन होकर, आक्रमण होकर, कैसे उन्होंने वो सभ्यता संस्कृति को, ग्रीक ईरानी सभ्यता संस्कृति को भारत में आई। पहले उत्तर पूर्व में लिमिटेड रही, फिर वहां से नीचे आकर उत्तर पश्चिमी भारत में या अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पनपी फूली, फिर वहां से विस्थापित होकर उत्तर भारत में आई, और बहुत बाद में जाकर वो विंध्याचल पर्वत क्रॉस करके साउथ इंडिया में आई, जिसे संगम पीरियड कहते हैं। तो आज मैंने सभ्यता संस्कृति का विकास विश्व की कैसे हुआ, उसका मूल में भाषा और कॉइन कहाँ पर कैसे पाए गए, और जो हम लोगों का जो साहित्य है वो कब लिखा गया, उसके ऊपर किसका, कौन सी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, और भारतीय गॉड एंड गॉडेस
का नाम जो है वो कहाँ से उसका ओरिजिन है और वो स्टोरीज कहाँ से पिकअप करी गई, उसके ऊपर किनका इन्फ्लुएंस था, बैक्ट्रियंस का, यूनानी का, ईरानी का, ये चीज़ मैंने प्रतिपादित किया। इसको आप अपने गले उतार लो, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसके ऊपर आप खुद अपनी रिसर्च करके 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर, मेरी तो रिसर्च सालों की है, मेरी रिसर्च 1 दिन की नहीं है, कम से कम 2003 से मैंने चालू किया रिसर्च। तो 20 साल हो गए मुझे सब टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हुए, जिसमें कि कई बार मैंने अपने खुद के विचारों को खंडन मंडन किया है। हमने अपने विचार बहुत बार बदले हैं, उसमें संशोधन किया है, लेकिन मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अपने कुछ बोलता हूँ, फिर उसका पुनर्वलोकन करता हूँ, और दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए। ये मेरी रिसर्च की पद्धति है। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी रिसर्च आती हो, सत्य की रिसर्च मतलब सत्य की खोज, तो आप भी हमसे अच्छे सत्य के खोजी हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मान्यताओं, धारणाओं, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। बस ये एक ही शर्त है सत्य खोजी की। थैंक यू।